परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा। तो जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगा वो इसी एल एम एन पी इसी के टर्म में आएगा अपान रूट में जो आपका जो भी रहे एल स्क्वायर एम स्क्वायर जो भी है ना। तो परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लीजिएगा। अब टच कर रहा है जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसी को रेडियस के बराबर दिखा दीजिएगा। तो जब बराबर दिखा देंगे और उसको हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा, LA प्लस MB प्लस NC प्लस P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का D, यही आ जाएगा और यही कंडीशन आपका होगा। कर लेंगे, कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है कि कोई अंक नहीं है, कैलकुलेशन होकर वो सिंपल नहीं होगा, है ना। बस उसी ABC के टर्म में जैसे है उसी रह ही जाएगा। और फिर जैसे बराबर करेंगे परपेंडिकुलर लेंथ को रेडियस के बराबर कर दीजिएगा, स्क्वायर करिएगा, रूट सब गायब हो जाएगा और ऐसा आपको मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने पर तुरंत मिल जाएगा। कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक आने वाला है बेटा वो टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। टॉपिक कीजिए एंगल ऑफ, क्या बात है, वेरी गुड। टॉपिक कीजिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। हो गया टू स्फीयर। और इस वाले टॉपिक में हमको पढ़ना है, फिर हेडिंग कीजिए, ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू स्फीयर्स। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू स्फीयर्स। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू स्फीयर। बेटा अगर दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उनके बीच में पहले एंगल जो निकालना होगा कैसे निकालेंगे। जो क्या होता है, ध्यान से बात समझिएगा। यहाँ पे ऐसे दो स्फीयर हैं, दो स्फीयर, बात नहीं, अगर दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनके बीच का एंगल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप दोनों स्फीयर पर आप टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट प्लेन स्फीयर है, टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे, है ना। और जो उनके बीच का एंगल होगा वही आपका एंगल, वही एंगल होगा दोनों स्फीयर के बीच का, है ना, इंटरसेक्शन करने पर। और अगर यही एंगल 90 हो जाए तो हम ऐसे दोनों स्फीयर को बोलते हैं आर्थोगोनल। ये स्फीयर आर्थोगोनल कहलाएंगे। तो कंडीशन क्या है, अगर दो स्फीयर हमारे पास हों, लेट कर लेते हैं टू स्फीयर, इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर, इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2ux 2u1x प्लस 2v1y प्लस का 2w1z प्लस का d1 इक्वल टू 0। मेरे पढ़ाते समय कोई बात करता है मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ, ठीक है, एकदम पूरा ऑनलाइन है, मतलब रिकॉर्ड है, तभी बोल रहा हूँ, इतना बस जान लीजिएगा। अगला है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2u2x प्लस का 2v2y प्लस का 2w2z प्लस का d2 इज इक्वल टू 0, है ना। कोचिंग का इतिहास बहुत पुराना रहा है, उस इतिहास में भी चीज़ें नहीं हैं कि तमाचा मार के भगा दिए हैं हम लोग, है ना, कई बच्चों को मार के भगा दिए हैं। और आप सच में अगर इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करिएगा, ऑब्जर्व करके देखिएगा जितने भी क्लासेस चलते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह इक्वेशन एक स्फीयर है, ठीक है। अब हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन निकालेंगे कि अगर दो स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो क्या कंडीशन हो सकता है। तो एक स्फीयर यह, एक स्फीयर यह, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, है ना। यह पॉइंट मान लेते हैं P, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया और इस C1 C2 को आपस में मिला दिया, है ना। ये पॉइंट P कर दिया। ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो अगर ऑर्थोगोनली कट करें तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, है ना। अब ये C1 कितना आएगा बताइए, C1 कितना आएगा। तो C1 जो पहले स्फीयर का सेंटर है
तो हो जाएगा माइनस का U1 माइनस का V1 माइनस का W1, ये हमारा C1 हो जाएगा। C2 की अगर बात कर लें, माइनस का U2 माइनस का V2 माइनस का W2, ये हो जाएगा C2, है ना, ये दूसरे स्फीयर का सेंटर हो जाएगा। रेडियस की बात करें, मान लीजिए इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो जो R1 निकल के आएगा वो हो जाएगा रूट में U1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस का W1 का स्क्वायर माइनस का D1, और R2 की बात कर लें तो रूट में U2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर माइनस का D2, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर ऑर्थोगोनलिट कट करिए तो यहाँ एंगल हो गया 90, अगर ये एंगल हो गया 90 तो जो ट्रिएंगल हो गया वो राइट एंगल ट्रिएंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रिएंगल हो गया, और जब राइट एंगल ट्रिएंगल होता है तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है ना। तो सिंस ट्रिएंगल C1PC2 इज अ राइट एंगल ट्रिएंगल, राइट एंगल ट्रिएंगल क्यों है? हाँ, राइट एंगल ट्रिएंगल बिकॉज स्फीयर कट्स ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं इसलिए 90 एंगल क्रिएट हो रहा है। जब 90 एंगल बनता है तभी ऑर्थोगोनलिटी हम कहते हैं कि ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनली, ठीक है ना। तो क्या होगा जब राइट एंगल ट्रिएंगल है देन, तो इसमें देखो अब जो C1P और C2P में से कोई एक बेस होगा, कोई एक परपेंडिकुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो यहाँ पे C1 C2 है ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर के बीच में ही एंगल 90 होता है ना, इसलिए दोनों में से कोई बेस कोई परपेंडिकुलर, कौन क्या है कोई मतलब नहीं, हमसे उससे मतलब नहीं। C1 C2 इज द हाइपोटेनियस, ये भी क्लियर। तो C1 C2 का होल स्क्वायर है ना इज इक्वल टू C1P का होल स्क्वायर प्लस C2P का होल स्क्वायर। ऑर्थोगोनल हुआ इसलिए ये लग रहा है, इसलिए जो कंडीशन आएगा वो ऑर्थोगोनल का ही आएगा। तो C1 C2, तो C1 C2 क्या है? दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि अगर x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना। बताओ क्या होगा रूट में, है ना। हाँ, तो अब जब यहाँ पे रूट करेंगे कुछ भी U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर कीजिए, चाहे U2 माइनस U1 कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर प्लस W1 माइनस W2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1P, मतलब रेडियस है ना, C1P रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा U1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस का, अच्छा इसका भी स्क्वायर करना है ना, तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है, और W1 का स्क्वायर और माइनस का D1, और फिर C2P का स्क्वायर करेंगे बेटा तो मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो U2 का स्क्वायर और प्लस V2 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर माइनस का D2। बेटा जब इसको ओपन करोगे ना तो U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से कैंसिल, इसको ओपन करोगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से कैंसिल, इसको ओपन करोगे W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से कैंसिल, है ना। तो यह U1 U2 V1 V2 W1 W2 सब कैंसिल, यहाँ से बचेगा क्या, माइनस का 2U1 U2 माइनस का 2V1 V2 माइनस का 2W1 W2, और यहाँ माइनस का D1 माइनस का D2, मतलब मिल जाएगा आपको 2U1 U2 प्लस V1 V2 प्लस W1 W2 इज इक्वल टू D1 प्लस D2। तो अगर दो स्फीयर आपको दे दिए जाएं, दो स्फीयर अगर आपको दे दिए जाएं और कहा कि शो कीजिए को ऑर्थोगोनली कट करते, कुछ नहीं करना है आपको, उन दोनों स्फीयर के इक्वेशन से देखिएगा U1 क्या है, V1 क्या है, W1 क्या है, D1 क्या है, U2 क्या है, V2 क्या है, W2 क्या है, D2 क्या है, रख दीजिएगा, सेटिस्फाई कर गया, देन बोथ द स्फीयर कट्स ऑर्थोगोनली। तो बस यही कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवाना है। अगर बोल दिया कि शो कीजिए कि ऑर्थोगोनली कट करते हैं, क्लियर है, तो ये कंडीशन आप ऑर्थोगोनली तुरंत नोट करिए आप इसको, सबको फायदा हो, आगे बढ़िए। ये कंडीशन हो गया। अब अगर मैं आपको कोई दो इक्वेशन स्फीयर का दे दूं, कोई दो स्फीयर अगर मैं आपको दे दूं और मैं आपसे कहूं कि बताइए कि ऑर्थोगोनली कट करते हैं कि नहीं कट करते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग, बता देंगे आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ इसी बात पर, एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, फाइंड द, लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, मैं बार बार नहीं बोलूँगा,
टहलना है उठ के टहल लीजिए 5-10 मिनट, मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। हाँ, ये लास्ट बार बोल रहा हूँ, ठीक है। शांति से, जिसको भी जाना है, निशांत को जहाँ भी जाना, बैग लेकर जाते हो टहल लेना तो जहाँ भी जाना है, जहाँ भी टहलना है, पानी वानी पीने जाना है या कुछ खाने जाना है, जाइए, साइकिल उठाइए, तुरंत जाइए मार्केट में, खा पी के चले आइए 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। 1 घंटे बाद भी है, कोई दिक्कत नहीं है, शांति जाइए, शांति से चले आइए। मैं नहीं छोड़ूंगा, बस इतना मान लीजिए आप। और ना ही मैं कहूँगा कि आप जाइए पानी पी के आइए, मैं ये भी नहीं कहूँगा, आप जानिए अपना काम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर दैट पासेस थ्रू द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर दैट पासेस थ्रू द सर्किल, दैट पासेस थ्रू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 4z प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, कामा 3x माइनस का 4y प्लस का 5z माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 एंड कट्स द स्फीयर, एंड कट्स द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4y माइनस का 6z प्लस का 11 इज इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब मुझे बताएं आप लोग, पहले कर लें क्वेश्चन को, लिख लें आप लोग, लिख लीजिए फिर बता रहे हैं। हाँ बेटा देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आप उस स्फीयर का इक्वेशन प्राप्त कीजिए, बताइए, है ना, जो इस सर्किल के थ्रू है, मतलब इस सर्किल को कंटेन करता है और साथ ही साथ इसके क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल 3x माइनस का 4y प्लस का 5z माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 इज क्या होगा, या स्फीयर का इक्वेशन लिखेंगे प्लस k टाइम्स करेंगे, इसको लिखेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे, बात समझ में आ रही है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। और एक स्फीयर आपका यह है, एक स्फीयर वो तैयार हो गया k के रूप में, तो जो k उसको इक्वेशन फर्स्ट करने के बाद एक स्टेप और लिखिएगा, उसमें x को एक साथ कर लीजिएगा, y वाले के टर्म को एक साथ कर लीजिएगा, z वाले टर्म को एक साथ कर लीजिएगा, बात समझ में आ रही है ना। और एक आपका स्फीयर यह है, ओ स्फीयर और ये स्फीयर ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो वहाँ से u1 v1 w1 d1, यहाँ से u2 v2 w2 और d2, जब उस कंडीशन में रख के बराबर करेंगे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ही मिलेगी आप रख देंगे आपको मिल जाएगा। मतलब क्या करना है, यहाँ पे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर, क्या बात है, थ्रू द सर्किल 3x माइनस का 4y प्लस का 5z माइनस का 15 इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 4z प्लस का 6 और प्लस का k टाइम्स 3x माइनस का 4y प्लस का 5z माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इक्वेशन नंबर। या मैं इसको एक स्टेप और कर ही लेता हूँ साथ में, अभी लगे आ तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब x वाला टर्म यहाँ है, तो प्लस का 3k माइनस का 2 बताओ जी, और प्लस 3 माइनस का 4k y प्लस 5k माइनस का 4 z प्लस 6k माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। एक स्फीयर हमारा ये हो गया, इसी का निकालना है इक्वेशन। लेकिन ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर फर्स्ट इज ऑर्थोगोनल, या ऑर्थोगोनल है टू स्फीयर, किसके ऑर्थोगोनल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4y माइनस का 6z प्लस का 11 इक्वल टू 0 के ऑर्थोगोनल है। देन
तब ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन 2u1 u2, तो 2u1 यहाँ से u1 निकालिए तो यह कितना 3k माइनस का 2/2, बोलो जी 2u बराबर 2u x होता है ना, तो u की वैल्यू निकालनी है, तो 2u1 u2, तो यहाँ से u2 निकालेंगे बेटा, यहाँ से 1 प्लस का 2 v1 v2, v1 3 माइनस का 4k/2 और v2 यहाँ से निकालेंगे 2, बोलो प्लस का 2 है ना, यहाँ से 5k माइनस का 4/2 w1 और w2 यहाँ से निकालेंगे 3 इज इक्वल टू d1 प्लस d2, तो d1 यहाँ से कितना और d2 यहाँ से कितना 11। सॉल्व कर दीजिए, k की वैल्यू निकाल लीजिए, k की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए आंसर। यहाँ बेटा ना, कौन बोला 6 के होगा, मैं कौन बोला भाई, ये होगा, ये होगा ना, कौन बोला था ऐसा। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके केवल निकाल के रख दीजिए वहाँ पे। बहुत तेज आप लोग जानते हैं कि सर जो है जानबूझ के ऐसा नहीं किया, बहुत तेज आप लोग, यही आप लोग बता रहे हैं, इसलिए मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है कि और चलो वो लड़की नहीं, हाँ बेटा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए। देखिए टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई, टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, ठीक ना, ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कट्स ऑर्थोगोनली, R1 and R2 cuts orthogonally, prove that cuts orthogonally, ठीक है, बढ़िया। देखिए prove that the radius of common circle, prove that the radius of common circle, the radius of common circle is, the radius of common circle is R1 R2 अपॉन रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। द रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल इज, क्या लिख दिया आपने, R1 R2 अपॉन रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें कैसे हैं समझने की कोशिश करिए। देखो ध्यान से, इसमें बोला है दो स्फीयर हैं, एक का सेंटर C1, एक का सेंटर C2, और ऐसे इसको मिला दिया है पॉइंट P A 90, ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। अब देखो ध्यान से, यह आपका सर्कल तैयार हुआ और ये सर्कल का हो जाएगा सेंटर, ये क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमें निकालना क्या है, इस सर्कल का रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। मान लीजिए मैं इसको O बोल दिया, हमें OP निकालना है। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, बात समझ में आ रही ना। इसका रेडियस कितना है R1, इसका रेडियस कितना है R2 है, ठीक। आपको इसका रेडियस निकालना है, जो कि शो करना है कि वो क्या होगा, R1 R2 अपॉन रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, समरूपता, समरूप त्रिभुज से। तो समरूप त्रिभुज से क्या होगा, कौन कौन से त्रिभुज समरूप है इसमें, कौन कौन से त्रिभुज समरूप है इसमें,
ए एंगल 90 है ना। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रिएंगल, देखो एक मैं एकदम सिंपल नियम बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरा एक आपका जो आप पढ़ रहे हैं उससे बता रहा हूँ, एक 9, 10, 8 के लेवल से बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। क्लास 8 के लेवल तक में आप सॉल्व कर लेंगे। और एक बीएससी वाला बताऊंगा, पहले ये देखिए, इससे अगर समझ जाएंगे तो ये भी बहुत काफ़ी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रिएंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रिएंगल कोई दोनों बराबर नहीं करना है, C1 P C2। अगर मुझे इस C1 P C2 का अगर एरिया निकालना है तो ट्रिएंगल है राइट एंगल ट्रिएंगल। ट्रिएंगल क्या है? राइट एंगल ट्रिएंगल। और जो राइट एंगल ट्रिएंगल होता है उसका अगर हमको निकालना है एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, हाफ इंटू R1 इंटू R2। ठीक है भाई, मतलब ठीक है भाई, वही है ना। क्लियर है? हाफ इंटू R1 इंटू R2। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, किसी में से एक बेस होगा एक हाइट होगी। क्लियर? ये हो गया। अब आगे सुनो, इस ट्रायंगल का एरिया क्या मैं और किसी तरीके से निकाल सकता हूं? हाँ, इस ओपी वाले से। ठीक है, अब दूसरे वे में आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल C1 P C2 को आप बेटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ C1 C2 इंटू OP। इसको बेस बना के ऐसे हाइट। क्लियर है? इसको बेस बना के इस तरीके से हाइट। अब ये C1 C2 कितना होगा बताइए, ये C1 C2 कितना होगा? तो ये हाइपोटेनियस न रहा, बताओ जी। तो 1/2 और रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यही तो होगा। और OP नहीं पता, कोई बात नहीं। OP हमारा रेडियस है उस सर्कल का, है ना। अब चूंकि दोनों से हम तो वही निकाले हैं, है ना, C1 P C2 का ही तो एरिया निकाले हैं, है ना। 10 दोनों क्या कर देंगे? बराबर। क्लियर है? तो हाफ R1 R2 बराबर ही होगा हाफ रूट में R1 स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर इंटू OP के बराबर होगा। हाफ से हाफ गया, देखिए कितना बढ़िया सॉल्व हो गया। OP बराबर R1 R2 अपान रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तुरंत हो गया, है ना। कोई दो राय नहीं है। आप ऐसा आप एग्जाम में भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बुक में इस तरीके से भी डिस्कस किया हुआ है, ऐसे लगाया भी है कई बुक में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसको लगाइए, एक तरीका मैं और तुरंत बताऊंगा इसके बाद। तो ये हमको लगता है सबसे सिंपल। दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 स्फीयर हैं, है ना। हम इसका इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक का इस इक्वेशन में मान लेता हूँ एकदम सिंपल वे में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर। देखो दो, इसमें कुछ नहीं बोला है स्फीयर के बारे में, कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को एक काम दूंगा, आप करिएगा, ज़रूर कोशिश करिएगा, है ना। अगर उसमें सफल होंगे तो ये फार्मूला बहुत जगह काम भी दे देगा। उसमें करना क्या है, आप थोड़ा चेक करके अपने से देख लीजिएगा इसको। अगर 2 स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो सर्कल का अगर आपको रेडियस निकालना होगा तो आपको चेक करना है क्या यह फार्मूला उस पर एकदम सटीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो करना क्या होगा, आपको 2 स्फीयर अगर दिया है तो दोनों स्फीयर का आप निकालेंगे रेडियस, और जब दोनों स्फीयर का रेडियस निकालेंगे तो इसी में रख देंगे R1 R2 अपान रूट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल ऐसे इस फार्मूले से मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या होगा कि सर्कल का इक्वेशन आप फाइंड करके, स्फीयर का इक्वेशन दिया है तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड कीजिए। और कैसे फाइंड करते हैं, अगर देखो स्फीयर का इक्वेशन दिया है और स्फीयर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, है ना, तो जो सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, वो इसका इक्वेशन होगा S1 माइनस S2। जो बताया था आपको, जब 2 सर्कल 2 स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन पे जो भी प्लेन तैयार होगा, जिस प्लेन पे वो सर्कल होगा, है ना, उसका इक्वेशन होगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से भी मिल जाएगा इक्वेशन, और वहाँ से भी आप कोशिश करिएगा निकालने के लिए रेडियस, है ना। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा प्लेन पर, है ना, रेडियस निकल जाएगा। और देखिए कोई वो रेडियस बराबर आ रहा है क्या, आएगा, जरूर आना चाहिए, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, आना चाहिए हो, तो चेक कर लीजिएगा अपने से एक बार आप लोग।
देखिए पहले यहाँ देखिए, हमने एक का यह मान लिया अपनी सुविधा के लिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसी का मान लिया, तो इसका सेंटर तब क्या हो जाएगा 0 0 0, यही ना हो जाएगा। अगर मैंने मान लिया कि इसका इक्वेशन यह है, इसका इक्वेशन यह है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर, तो इसका सेंटर हो जाएगा 0 0 0 और रेडियस आपका R1। और इसका मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन जनरल मान लेता हूँ जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2v(y) और प्लस का 2w(z) प्लस का d इज इक्वल टू 0, इसका यह मान लेता हूँ। तो जब यह मान लूंगा तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा माइनस का u माइनस का v माइनस का w, और रेडियस हमारा क्या हो जाएगा R2, रेडियस क्या हो जाएगा R2, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2u(x) प्लस का 2v(y) प्लस का 2w(z) और प्लस का है ना d ना इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो भाई R1 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ और मिल जाएगा, इसका अगर रेडियस निकालें, दूसरा लेकर रेडियस R2 निकालें तो यहाँ R2 हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d, है ना। मतलब R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी आपको एक मिल जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट, है ना। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल या इक्वेशन आप ऐसे बोल दीजिए, यहाँ पे आप जब दोनों इस पे एक दूसरे को कट किए हैं तो बन गया है एक प्लेन, और प्लेन का जो आपको शेप दिखाई दे रहा है वो सर्किल के रूप में है। किस रूप में है? सर्किल के रूप में है। तो इक्वेशन ऑफ जो आपका सर्किल होगा, है ना, लाई ऑन द प्लेन, जिस प्लेन पे वो लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, या इसको मान लीजिए S1, इसको मान लीजिए S2, या इसको S1 इसको S2 मान लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप घटा लीजिए खाली। तो घटाने में देखिए क्या होगा, आप पॉजिटिव में लाइए, पॉजिटिव लाने के लिए आप चाहे S2 माइनस S1 इक्वल टू 0 कीजिए, चाहे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है क्या? चाहे S2 माइनस S1 इक्वल टू 0 कीजिए, चाहे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कीजिए। मैं S1 माइनस S2 क्यों नहीं किया, ऐसा करूँगा थोड़ा निगेटिव टर्म आने लगेंगे, आपके कैलकुलेशन बस समस्याएं होंगी, मतलब फिर कॉमन करना ही पड़ेगा। तो हम पहले से S2 माइनस S1 कर दें, क्योंकि ऑलरेडी माइनस कॉमन करके भेजेंगे 0 ही हो जाएगा, है ना। तो जब घटाएंगे बेटा, इसमें से जब ये घटाएंगे तो क्या मिलने वाला बताओ, जब घटाएंगे तो मिलेगा 2u(x) प्लस का 2v(y) प्लस का 2w(z), है ना, और प्लस का है ना d माइनस का R1 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही मिल जाएगा यहाँ पे, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कहानी देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाली है आपको। अगर मैं परपेंडिकुलर लेंथ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, परपेंडिकुलर लेंथ, मैं इस सेंटर 0 0 0 से ट्रांसफर करेंगे उधर ना, हाँ, है ना। अगर बेटा मैं यहाँ से इस C1 से इस प्लेन पर जिस पर सर्कल बना है उस पर मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ तो ये लेंथ निकल जाएगा। जब ये लेंथ निकल जाएगा तो हम इसको निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तुरंत, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम C1, है ना, टू प्लेन 2, यही तो आया ना प्लेन का इक्वेशन, यही ना आया ना प्लेन का इक्वेशन सर्कल का, प्लेन 2। तो क्या मिल जाएगा बताओ यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू मिल जाएगा, बोलिएगा क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू, तो 0 0 0 से, है ना, R1 का स्क्वायर प्लस का D, R1 का स्क्वायर प्लस का D रूट में, है ना, 2 कॉमन करने पे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। 2 बाहर हो जाएगा, स्क्वायर मिलेगा ना, तो u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का w का स्क्वायर, ये आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ। और जब परपेंडिकुलर लेंथ आपको मिल जाएगा, अच्छा एक कंडीशन और, ठीक है, R1 प्लस डी, R1 प्लस डी, कुछ तो दो स्फीयर हैं, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, हमने सेंटर से दोनों का रेडियस निकाल दिया, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन तो यही आएगा ना, 2u(x) प्लस का 2v(y) प्लस का 2w(z) प्लस का d प्लस R1। एक मिनट मिलाइएगा तो प्लेन का इक्वेशन ये तो आना चाहिए।
इसमें आया है 2u(x) प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का r1 का स्क्वायर प्लस का r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैसे आ गया? सॉरी, प्लस का r1 का स्क्वायर प्लस का r1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ सकता है ऐसा? प्लेन का इक्वेशन है, नहीं d का वैल्यू मतलब लिखा है r1 का स्क्वायर प्लस का r1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक मिनट रुक जाओ। इक्वेशन 1 2 इसको 3 करके देखिए ध्यान से। सिंस एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ और लगा सकते हैं क्या? दोनों जो स्फीयर हैं, बात नहीं, स्फीयर कट्स ऑर्थोगोनली, जो दोनों स्फीयर हैं वह एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो फार्मूला होता है 2u1 u2। तो पहले के लिए अगर चलेंगे तो u1 v1 w1 सब 0 है ना। तो 2u1 u2 खत्म कहानी है ना। 2v1 v2 ये भी कहानी खत्म। 2w1 w2 ये भी कहानी खत्म। तो मिल जाएगा d1 प्लस d2। तो d1 माइनस का r1 का स्क्वायर यहां से और प्लस का d इज इक्वल टू 0, ये नहीं मिलेगा। तो यहां मिलेगा d इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर। ठीक, बराबर है। तो जब ये मिल जाएगा d इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर तो यहीं रख देते हैं, यहीं रख दीजिए, यहीं रख दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा इधर से। r जब रखेंगे d इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर, यहाँ पे d के स्थान में जैसे r1 का स्क्वायर पुटअप करेंगे तो 2r1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये और सिंपल हो जाएगा, मिल जाएगा ux प्लस का vy प्लस का wz और प्लस का 2r1 प्लस का r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओ क्या मिल जाएगा? r1 का स्क्वायर अपान यह मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? अपान यह मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो? स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर दो बेटा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू r1 टू द पावर 4 और मिल जाएगा u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का w स्क्वायर, ये मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पास जाओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर देखें हम लोग तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा, r1 टू द पावर 4 है बेटा अपान r2 स्क्वायर प्लस का d। तो r2 स्क्वायर प्लस का d और d का वैल्यू r1 का स्क्वायर, d का वैल्यू r1 का स्क्वायर है ना, ये ना मिलेगा। तो p स्क्वायर से रहने दो। अब आ जाओ यहाँ पे, ट्रिएंगल ले लो। इन ट्रिएंगल है ना C1OP में तो क्या हो जाएगा? हमें निकाला है OP, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू C1P का स्क्वायर माइनस OC1 का स्क्वायर। बोलो। तो C1P मतलब R1, तो R1 का स्क्वायर माइनस का OC1, यह है परपेंडिकुलर, वही परपेंडिकुलर है, यह परपेंडिकुलर है ना। तो मतलब P का स्क्वायर मतलब यहाँ पे है हमारे पास R1 टू द पावर 4 अपान R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, मिल जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? R1 टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा R2 टू द पावर, गुणा करेंगे, अरे R1 का स्क्वायर मिल जाएगा इंटू R2 का स्क्वायर। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो R1 टू द पावर 4 कैंसिल, इसका इसमें करेंगे यह मिल जाएगा। ये किसके बराबर? OP के बराबर, OP स्क्वायर के बराबर। तो नाउ OP बराबर, OP है क्या? रेडियस ऑफ सर्किल। OP है क्या? रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये चीज़ रूट में जाएगा बेटा, तो मिल जाएगा R1 R2 अपान रूट में R1 का स्क्वायर प्लस, ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए, ऐसे भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। तो नहीं लगता कि ऐसे वाला सही, आपको वैसे वाला ही सही लग रहा होगा। मिल गया, मिल गया, यही मजा है। कोन ठीक है भैया, कोन ये चैप्टर का नाम है।
ठीक है, कोन, CONE। क्या जी प्रिंस कुमार? चैप्टर का नाम कोन। तो ये सबसे पहले 11:38 हो रहा है, 12 साढ़े 12 कम से कम। कोन का डिफिनेशन लिखिएगा, लिखिएगा। अब देखो अच्छा पहले बात देखो, यहाँ से कोन होता क्या है। ऐसे एक फिक्स लाइन अगर हो, ध्यान दीजिएगा, एक फिक्स लाइन हो और एक ऐसी लाइन जो इससे कुछ एंगल पर हो, है ना, और जितने एंगल पे होता है उसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको? सेमी वर्टिकल एंगल। अब इसी फिक्स लाइन के अबाउट इसको इसी एंगल पे चारों ओर घुमा दीजिए तो क्या जनरेट हो जाएगा? कोन। वही कोन होता है और इस लाइन को बोलते हैं जनरेटिंग लाइन। ये जनरेटिंग लाइन होता है जिसको आप घुमाते हैं, जनरेटिंग लाइन। और ये हमारा फिक्स्ड लाइन होता है और ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल होता है। सेमी वर्टिकल एंगल होता है, जब घुमा देंगे तो तैयार हो जाएगा कोन। कोन तैयार हो जाएगा। बस बात समझ में आ रही ना? हाँ, इसको शंकु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसको शंकु बोलते हैं। और क्रिस्टलोग्राफी को क्रिस्टलोग्राफी ही बोलते हैं हिंदी में, है ना? नहीं, विज्ञान कुछ नहीं बोलते हैं। आप कोई भी कौन सा बुक देख लीजिए तुम, वो कहाँ मिल गया तुमको? ठीक है ना? लेकिन अब मैक्सिमम जगह देखेंगे ना, वो उसी हिंदी में ही लिखा होता है। कुछ चीज़ें उसी में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी इसको कोन ही बोलिए, शंकु ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, कोन। ये कोन है ना? तो कोन जो होता है वो क्या होता है? एक फिक्स्ड लाइन होती है, उसके अबाउट कुछ एंगल पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसको हम क्या करें, उसकी चारों रिवॉल्व करा दें। कि रिवॉल्व कराने में जो सरफेस जनरेट होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कोन कहते हैं। बात समझ में आई ना? यह कोन होता है। अब इस कोन के बारे में जो आप 10 में पढ़े थे, शंकु बेलन, वो सब नहीं पढ़ना है कि वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। चलें, डिफिनेशन लिखिए, लिखिए डिफिनेशन। अ कोन इज अ सरफेस, अ कोन इज अ सरफेस, अ कोन इज अ सरफेस generated by a straight line, generated by a straight line which passes through a, generated by a straight line which passes through a fixed point, which passes through a fixed point, which passes through a fixed point and satisfies one more condition, and satisfies one more condition, ठीक है, one more condition, comma, it may intersect a given curve, it may intersect a given curve, it may intersect a given curve। नंबर फर्स्ट लिखिएगा, नंबर फर्स्ट, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। नंबर फर्स्ट, द फिक्स्ड पॉइंट, पॉइंट मतलब ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, बस एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, चैप्टर खत्म होगा, घबराइए मत। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। नंबर सेकेंड, द गिवन कर्व इज कॉल्ड, द गिवन कर्व इज कॉल्ड द गाइडिंग कर्व, द गिवन कर्व इज कॉल्ड द गाइडिंग कर्व ऑफ द कोन, गाइडिंग, GUIDING, guiding, the given curve is called guiding curve of the cone. Number third, a variable line, जिस लाइन को वेरी कराते हैं, a variable line who revolves with semi vertical angle, variable line, who revolves with semi vertical angle, semi vertical angle about fixed line, about fixed line is called
जनरेटर ऑफ द कोन, जनरेटिंग लाइन भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। जनरेटर ऑफ द कोन, जनरेटर ऑफ द कोन। एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ कोन, क्वेश्चन लिखिएगा, द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन, द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन, whose vertex is the origin is homogeneous, whose vertex is the origin is homogeneous, is homogeneous। ठीक है, अब नेक्स्ट बातें अगली बार, बस कीजिए।